उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर जोरों पर तैयारियां। यात्रा से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को लेकर सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ की बैठक में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के दिए निर्देश। चारधाम यात्रा को लेकर हुई बैठक में सीएम धामी ने दिए अधिकारियों को सख्त निर्देश। पिछले साल की यात्रा में आई चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयारियां करने के दिए निर्देश। देहरादून सचिवालय में आयोजित हुई अहम बैठक में सीएम धामी ने उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। त्रियुगी नारायण में सड़क कनेक्टिविटी सुधारने और हेलीपैड बनाने की कही बात। आगामी 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा में ग्रीन कार्ड को किया गया जरूरी। ग्रीन कार्ड के जरिए किया जाएगा गाड़ियों का फिटनेस चेक। उधम सिंह नगर में बीजेपी ने की जिलाध्यक्ष की घोषणा। कमल जिल्दन को फिर से सौंपा गया जिलाध्यक्ष का जिम्मा। 2025 के केदारनाथ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रदेश के दुग्ध विकास और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने ऊखीमठ में की समीक्षा बैठक में अधिकारियों, होटल संचालकों और स्थानीय व्यापारियों से यात्रा की तैयारियों पर की कई चर्चा। भारतीय जनता पार्टी ने टिहरी में किया बड़ा बदलाव। उदय रावत को किया गया नया जिला अध्यक्ष नियुक्त। पार्टी कार्यकर्ताओं ने दी बधाई। मसूरी में तिब्बती समुदाय के लोगों ने किया चीन के खिलाफ प्रदर्शन। तिब्बत की आजादी की मांग की। नई टिहरी के कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में किया गया जनता दरबार का आयोजन। लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए जल्द निस्तारण के निर्देश। और देहरादून पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 68 साल के सेवानिवृत्त बुजुर्ग की हत्या का किया खुलासा। हत्या में शामिल 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निमि सिन्हा और वक्त अपना उत्तराखंड का हो चला है। और चलिए उत्तराखंड की खबरों पर नजर डालते हैं और बात करते हैं राजधानी देहरादून की, जहां पर देहरादून में यूथ फाउंडेशन और वीडियो इंस्टीट्यूट की ओर से जलवायु परिवर्तन और नवीनीकरण ऊर्जा पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। इसी के साथ सेमिनार में कई विषयों के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इस आयोजन में प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि इस सेमिनार के जरिए जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए विस्तार से चिंतन और मंथन, जागरूकता लाने का काम करते हैं। सीएम ने कहा कि इकोलॉजी और इकोनॉमी के समन्वय के साथ प्रदेश आगे बढ़ेगा। इस समय हम जलवायु परिवर्तन के संकट से जूझ रहे हैं। आपदाएं आ रही हैं, ग्लेशियर टूट रहे हैं, जल स्रोत सूख रहे हैं। हमको प्राकृतिक संरक्षण के लिए आगे आना होगा। जंगलों में लगने वाली आग जैसी चुनौतियां भी हमारे सामने हैं। हम उसी पर भी काम कर रहे हैं। ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमें आगे आने वाली जो जलवायु परिवर्तन से होने वाली चुनौतियां हैं उनके समाधान के लिए या उसके प्रभाव को कम करने के लिए इस प्रकार की जो संगोष्ठियां हैं, इस प्रकार के कार्यक्रम हैं, वो जागरूकता लाते हैं। और हम जलवायु परिवर्तन के संकट से अब जूझ रहे हैं, प्रदेश के अंदर हो या देश के अन्य स्थानों पर हो। आज लगातार जिस प्रकार से आपदाएं आ रही हैं, हमारे ग्लेशियरों पर संकट आ रहा है, जल स्रोत लगातार सूख रहे हैं, तापमान बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको प्रकृति संरक्षण के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम प्रेरित करते हैं। और आने वाली नौजवान पीढ़ी भी इसमें शामिल हो। वनाग्नि जैसी हमारी जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों पर भी हम काम कर रहे हैं, राज्य सरकार काम कर रही है। और आगे भी हमारा प्रयास है कि जो हमारे जल स्रोत हैं, जो रिचार्ज नहीं है, रिचार्ज जिनके बंद हो गए हैं, उनको फिर से रिचार्ज करें, फिर से उनको उस दिशा में। वहीं उत्तराखंड सरकार प्रदेश में पर्यटन और यातायात सेवाओं को बेहतर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी बीच सीएम धामी ने राज्य में 4 नई
हेली सेवाओं का शुभारंभ किया है, जो देहरादून से नैनीताल, बागेश्वर, मसूरी और हल्द्वानी से बागेश्वर तक हवाई संपर्क स्थापित करेगी। इन सेवाओं का उद्देश्य राज्य के पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उड़ान योजना के तहत शुरू की गई ये हेली सेवाएं स्थानीय लोगों के लिए भी मददगार साबित होंगी और इन क्षेत्रों की प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों को आसानी से पहुंचने का मौका मिलेगा। सीएम ने यह भी कहा कि इन सेवाओं से यात्रा का समय सड़क मार्ग के मुकाबले काफी कम हो जाएगा। अब तक राज्य में 12 हेलीपोर्ट्स पर सेवाएं शुरू हो चुकी हैं और 18 हेलीपोर्ट्स पर हेली सेवाओं की दिशा में काम चल रहा है। इस कदम से राज्य में पर्यटन बढ़ेगा और आपातकालीन स्थिति में राहत कार्य भी आसान होगा। नहीं, हेली सेवाएं हमारी राज्य के लिए बहुत आवश्यकताएं भी हैं। हमारा राज्य पर्यटन की दृष्टि से और आपदाओं की दृष्टि से भी बहुत संवेदनशील भी है। तो यह हेली सेवा होने से जहां लोगों को सुदूरवर्ती क्षेत्रों में एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने में 12 घंटे 14 घंटे का समय लगता था, अब उस समय उनका बहुत कम हो जाएगा, सुविधा हो जाएगी और किसी संकटकालीन स्थिति में भी तत्काल उनको जो है इस सुविधा का लाभ मिल पाएगा। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में ग्रीन गेम्स और ग्रीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है और प्लास्टिक पर प्रतिबंध इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सीएम धामी ने कहा कि आने वाले समय में राज्य को प्लास्टिक मुक्त बनाना हमारी प्राथमिकता होगी। पर्यटन स्थलों और खेल आयोजनों में प्लास्टिक का उपयोग कम करने के लिए कड़े नियम बनाए जाएंगे। इसके साथ ही स्थानीय लोगों, पर्यटकों और व्यवसायों को भी पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाएगा ताकि उत्तराखंड को स्वच्छ और हरित राज्य बनाया जा सके। सरकार इस पहल के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है और इसके विकल्पों को बढ़ावा दिया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में ये एक अहम कदम माना जा रहा है। नहीं, देखिए, अभी ग्रीन गेम्स हमने आयोजित किए और उसका एक बड़ा अच्छा प्रभाव पूरे देश के अंदर गया है। लोगों के अंदर एक संदेश गया है। उसी आधार पर पर्यटन भी हमारे ग्रीन पर्यटन के एक थीम पर, एक मिशन के तहत आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हम आने वाले सभी लोगों से प्रचार के माध्यम से, अन्य माध्यमों से उनसे निवेदन भी करेंगे। वहीं उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले यात्रा से संबंधित सभी व्यवस्थाएं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ देहरादून सचिवालय में बैठक की, जहां सीएम धामी ने अधिकारियों को यात्रा को देखते हुए सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाओं की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। चारधाम यात्रा के दौरान ट्रैफिक और पार्किंग को लेकर उचित व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम धामी ने कहा है कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर देश और दुनिया की नजर रहती है। यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए हर स्तर पर काम किया जाना चाहिए। ये यात्रा राज्य की लाइफलाइन है और आर्थिकी का बड़ा जरिया भी है। पिछले साल की यात्रा में आई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आगे की योजना पर काम किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। श्रद्धालुओं को बिना किसी बात के कोई भी परेशानी न उठाने न पड़े, इसको लेकर भी खास तैयारी की जा रही है। चारधाम यात्रा हमारे राज्य की आर्थिकी का और लोगों के व्यापार का, और मैं कहूँ तो चारधाम यात्रा उत्तराखंड राज्य के लिए लाइफलाइन है। ये यात्रा अच्छी हो, हर दृष्टि से जो आने वाले यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनको भी कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े। पिछले सालों के जो अनुभव रहे हैं उसके आधार पर आज समीक्षा की गई है, क्योंकि पूरे देश के श्रद्धालु चारधाम यात्रा में आते हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित भी हो और जो यात्रा में जरूरी अवस्थापनाएं हैं, अन्य सुविधाएं हैं, वो सब ठीक प्रकार से बने, यातायात ठीक से चले, जाम की स्थिति न बने, पेयजल की व्यवस्था ठीक रहे, सफाई की व्यवस्था और प्लास्टिक मुक्त ग्रीन गेम्स जो हमने यहाँ पर आयोजित किए थे, उसकी थीम थी राष्ट्रीय खेलों। उसी के आधार पर
ग्रीन हमारी जो पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस बार यात्रा में इस प्रकार का एक अभियान चलाकर उसको भी अच्छा किया जाएगा। सभी विभागों के साथ यात्रा की तैयारियां आज उसकी समीक्षा की गई है और अब ये लगातार हमारे सभी जिलाधिकारी और सभी विभागों के लोग लगातार यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए निरंतर इसमें अनवरत रूप से समीक्षा करते रहेंगे और तैयारियां करते रहेंगे। सड़कों की व्यवस्था अच्छी करनी है तो उसके लिए भी जो है, और अत्यधिक यात्री जब आ जाएंगे तो किस प्रकार से रूट प्लान रहेगा, किस प्रकार से कहीं यात्रा को अगर रोकना भी है, अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो उसको भी जो है व्यवस्थित तरीके से कि ऐसे स्थानों पर लोग रुकें जहाँ पर उनको आसानी से होटल इत्यादि मिल जाए, पार्किंग की व्यवस्था मिल जाए। तो सभी पहलुओं पर आज विस्तार से चर्चा हुई है और यात्रा प्रारंभ होने से पहले हम लोग और भी जो है इसकी इस प्रकार की समीक्षा करेंगे। वहीं बात देहरादून की कर रहे हैं, जहां पर देहरादून सचिवालय में आयोजित हुई अहम बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने त्रियुगी नारायण में सड़क कनेक्टिविटी सुधारने और वहां हेलीपैड बनाने का आदेश दिया है। सीएम धामी ने कहा है कि राज्य में नए डेस्टिनेशन वेडिंग स्थानों की पहचान की जाए और उनके विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। पीएम मोदी ने भी उत्तराखंड को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए प्राथमिकता देने का आह्वान किया है। सीएम का मानना है कि डेस्टिनेशन वेडिंग से राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और आधुनिक सुविधाएं इसे एक आकर्षक वेडिंग डेस्टिनेशन बनाती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी माँ गंगा के मायके मुखवा से सभी देशवासियों से भी अपील की है कि अब वेडिंग के लिए सबसे अच्छा स्थान देवभूमि उत्तराखंड है। तो उसके अनुरूप हम योजना बना रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ नए जोन, कुछ ऐसे स्थान जो हर दृष्टि से ठीक हों, वहाँ पर वेडिंग डेस्टिनेशन को और डेवलप किया जाए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए, लोगों को लाएंगे और जो वेडिंग इवेंट्स करते हैं उनके साथ भी यहाँ हम लोग बैठक करेंगे, जिससे कि वो आगे जो है हमारे यहाँ जिस प्रकार का एक अच्छा लोगों के लिए अच्छा पर्यावरण है, अच्छा यहाँ का मौसम है, सुनहरी धूप हमेशा रहती है, तो उन सब में जो सबसे उपयुक्त स्थान पाए जाएं वहाँ पर हम इस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही वेडिंग हमारे यहाँ पर लोग करें, उसके लिए सब। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने आगामी मौसम के बारे में नई जानकारी जारी की है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम सिंह के अनुसार 13, 14 और 15 मार्च के बीच उत्तराखंड के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ये बारिश मुख्य रूप से गढ़वाल और कुमाऊं के कुछ जिलों में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इस दौरान रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है, क्योंकि खराब मौसम के कारण यातायात में रुकावट आ सकती है। तेरह 14 को जा रहे हैं, जो होली का भी टाइम है 13-14 तारीख में, तो आपको कुछ जगहों तक में जो है प्रदेश में बारिश देखने को मिलेगी। बल्कि ये कहूँगा कि जैसे गढ़वाल रीजन है तो उसमें अनेक जगहों तक, और अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट उनमें अनेक जगहों तक, बाकी जो कुमाऊं रीजन में आप कह सकते हैं कुछ जगहों तक में वहाँ पर भी मिलेगी हल्की बारिश या बहुत हल्की बारिश, इस तरह के ज़्यादा है। एका दुका जगहों में मॉडरेट तक की रेन भी जो है वो मिल सकती है। तो 13, 14, 15 इस तरह की एक्टिविटी है। तो जो अभी तापमान थोड़े बढ़े हुए हैं 1-8 डिग्री, तो अभी 1-2 दिन में और आप देखेंगे कि उसमें बढ़ोतरी होगी, लेकिन जब बारिश की एक्टिविटी हो जाएगी तो फिर वापस जो है वो सामान्य के आसपास आ जाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि शुरू में भी मार्च के या फरवरी एंड में हमको एक अच्छी स्पेल मिली थी, उससे जो टेम्परेचर थोड़े बढ़ रहे थे तो वो भी ख़त्म हुआ, वो भी सामान्य के आसपास आ गए थे फिर उसके बाद से। और अभी भी तापमान देखें तो कुछ जगहों में बिल्कुल सामान्य के आसपास है। हाँ, कुछ स्टेशन है जहाँ पे कि थोड़ा 1 से 2 डिग्री तक जो है वो सामान्य से ऊपर है, 2 डिग्री तक के आसपास आप कह सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति है। तो 1 से 8 डिग्री और टेम्परेचर बढ़ सकता है 1-2 दिन आगे जो है, लेकिन उसके बाद जब बारिश होगी 13 से तो घटेंगे। तो बारिश की एक्टिविटी जैसे मैंने बोला 13, 14, 15 में प्रदेश में देखने को मिलेगी। और बर्फबारी की जहाँ तक बात कर लें तो 3200 या 3500 मीटर के आसपास के क्षेत्र है, उन एरियाज में हाई रीचेज में आपको स्नोफॉल एक्टिविटी वो देखने को मिलेगी, हल्की से
और कहीं कहीं मध्यम तक की भी। फिर आप ये देखेंगे कि जो एक्टिविटी है फिर 18, 19, 20 में भी दिख रही है। तो मुझे लगता है कि एक वीक अगर मैं बात करूँ 13 से लेकर 20 तक, तो इसमें जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है आपको वो मिलती रह रही है, और उस वजह से आप देखेंगे जो रेनफॉल हमको मिलनी चाहिए मंथ में वो मिलेंगी, और साथ ही जो तापमान है वो भी सामान्य के आसपास या 1-8 डिग्री ऊपर नीचे इसी तरह के चलेंगे। ये वहीं 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार लगातार प्रयास कर रही है। यात्रा को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी बीच यात्रा के लिए अब ग्रीन कार्ड भी जरूरी कर दिया गया है। मामले को लेकर देहरादून आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि ग्रीन कार्ड एक फिटनेस सर्टिफिकेट है जिसे वाहन की फिटनेस पूरी तरह से जांचने के बाद ही जारी किया जाएगा। पीली प्लेट वाली गाड़ियों के लिए ग्रीन कार्ड बनवाना जरूरी होगा, चाहे वे राज्य के हो या फिर बाहरी। इस बार ग्रीन कार्ड 1 महीने पहले ही जारी किए जाएंगे, जिससे यात्रा के दौरान वाहन चालकों को कोई परेशानी न हो। बिना ग्रीन कार्ड के चारधाम यात्रा में गाड़ी को एंट्री नहीं मिलेगी। देखिए, चारधाम यात्रा में कोई भी कॉमर्शियल वाहन जाता है जो पीली प्लेट का वाहन है, चाहे वो बस हो, चाहे वो टैक्सी हो, मैक्सी हो, टेम्पो ट्रैवलर हो, चाहे वो उत्तराखंड का हो या उत्तराखंड के बाहर का हो, उसको ग्रीन कार्ड लेना आवश्यक है। ग्रीन कार्ड एक फिटनेस सर्टिफिकेट है, बिना फिटनेस करे हुए ग्रीन कार्ड इशू नहीं होता है। छोटी गाड़ी की 400 रुपये फीस होती है, बड़ी गाड़ी की 600 रुपये फीस होती है। उसकी फिटनेस होने के बाद उसको ऑनलाइन ही ग्रीन कार्ड इशू कर दिया जाता है। उत्तराखंड प्रदेश नेतृत्व ने सभी जिलों में पार्टी के जिला अध्यक्षों का ऐलान कर दिया है। उधम सिंह नगर में भी भारतीय जनता पार्टी ने जिला अध्यक्ष की घोषणा करते हुए फिर से कमल जिंदल को जिला अध्यक्ष बनाया है। बीजेपी के जिला कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में जिला चुनाव अधिकारी कैलाश शर्मा ने पार्टी संगठन की चुनाव प्रक्रिया का जिक्र करते हुए कमल जिंदल को बीजेपी जिला अध्यक्ष पद पर दोबारा नियुक्ति करने की घोषणा की। कमल जिंदल मौजूदा समय में भी उधम सिंह नगर से बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं। बीजेपी जिला अध्यक्ष कमल जिंदल के कार्यकाल में बीजेपी ने विधानसभा नगर निकाय चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। इसी के चलते पार्टी ने कमल जिंदल पर दोबारा भरोसा जताते हुए उन्हें जिला अध्यक्ष बनाया है। आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कमल जिंदल का जोरदार स्वागत भी किया और बधाई भी दी। इसी के साथ नवनियुक्त जिला अध्यक्ष कमल जिंदल ने भी पार्टी हाईकमान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वो अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पालन कर पार्टी को मजबूत बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो निश्चित प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत सारी कार्रवाई हुई और कार्यकर्ताओं का जो एक निश्चित हमारा पैनल था उसके अनुमोदन के बाद ही कह सकते हैं, उनकी राय मशवरा के बाद कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कमल जिंदल जी को यहाँ भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का उत्तरदायित्व सौंपा है। और ये संगठन का सर्वसम्मति निर्णय है, बूथ से लेकर प्रांत तक का ये निर्णय है और ये सारे कार्यकर्ताओं को स्वीकार है। माननीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी और हमारे संगठन के मुखिया महामंत्री संगठन अजय जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने मुझे फिर से जिम्मेदारी दी है आगामी पंचायत चुनाव में और 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 5 विधानसभा जीतेगी, सहकारिता के चुनाव, पंचायत के चुनाव सब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और इस जिले को अजय भारतीय जनता पार्टी बनाएंगे। मैं इसी लक्ष्य पे वहीं 2025 के केदारनाथ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रदेश के दुग्ध विकास और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने ऊखीमठ में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की है। बैठक में अधिकारियों, होटल संचालकों और स्थानीय व्यापारियों से यात्रा की तैयारियों पर चर्चा की गई। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने यात्रा मार्ग पर सभी व्यवस्थाओं को समय से पहले सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। उन्होंने घोड़े खच्चरों के लिए भी स्वास्थ्य और सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही। इसके साथ ही यात्रा मार्ग पर स्वच्छ पेयजल, शौचालय, चिकित्सा सेवाएं और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत भी किया जाएगा। रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी ने यात्रा मार्ग को सुगम बनाने के लिए नई व्यवस्थाओं का जिक्र किया और स्थानीय व्यापारियों से जुड़ी सुविधाओं पर भी चर्चा की। बैठक में सभी ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री धामी का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने केदारनाथ में रोपवे परियोजना की शुरुआत की।
लगातार कोशिश है सरकार के माध्यम से। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी देहरादून में चारों धामों की समीक्षा बैठक करी है। सारे अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किस तरीके से यात्रा को और सुगम बनाया जा सके, किस तरीके से जो लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड में आ रहे हैं उनके लिए सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, ये यात्रा से रोजगार कैसे उत्पन्न हो सके, इस यात्रा में लोगों को कैसे भागीदारी की जा सके, सुनिश्चित की जा सके, लगातार उसमें चर्चा हुई है। और उसी समय आज मुख्यमंत्री जी के आदेश में, क्योंकि हम चाहते हैं कि जनता की भी राय यात्रा में समावेश हो, क्योंकि ये जनता की यात्रा है, तो मैंने आज प्रभारी मंत्री के रूप में ब्लॉक सभागार ओखीमठ में आज हमने यहाँ पर एक बैठक करी है। बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आए हैं लोगों के, उसको हम समावेश करने की कोशिश करेंगे इस साल की यात्रा में। अभी हमारे पास 40-45 दिन की समय है यात्रा शुरू होने में। एनएच की कुछ समस्याएं सामने आई हैं। एनएच के अधिकारियों को हमने निर्देश किया है कि यात्रा शुरू होने से पहले सारे रूट को ठीक कर लिया जाए। कुछ दुकानों की समस्या आई हैं, कुछ फॉरेस्ट की समस्या बताई गई है। मैंने विश्वास दिलाया है मन से कि ये सरकार इस यात्रा को और भव्य बनाने के लिए समर्पित है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद किया है कि इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए लगातार बाबा केदारनाथ के धाम को कायाकल्प करने में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो योगदान मिला है, केंद्र सरकार से हमको रोपवे का जो प्रपोजल सैंक्शन मिली है, उसके लिए मैं केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं। और यहाँ की जनता को, देवतुल्य जनता को विश्वास दिलाता हूं कि इस बार यात्रा और सुगम होगी और सुविधा। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने टिहरी में एक बड़ा संगठनात्मक बदलाव करते हुए उदय राउत को नया जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। उदय राउत का राजनीतिक जीवन विद्यार्थी परिषद से शुरू हुआ था, जहां उन्होंने छात्र राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया, जिनमें मंडल अध्यक्ष और जिला महामंत्री भी शामिल हैं। रावत की संगठनात्मक क्षमता और नेतृत्व कौशल के कारण उन्हें एक जिम्मेदारी दी गई है। उनकी नियुक्ति के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है और कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई देने के लिए पार्टी कार्यालय में मिठाइयां भी बांटी है। नए जिला अध्यक्ष उदय रावत ने कहा है कि ये पार्टी की नीतियों और प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास के संकल्प को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर संगठन को और मजबूत करने का आह्वान किया और जनता से जुड़कर उनकी समस्याओं का समाधान निकालने का भी संकल्प लिया है। वहीं चीन के खिलाफ आज दुनिया भर के अलग अलग देशों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी बीच मसूरी में भी चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन तिब्बती लोगों की तरफ से किया गया। तिब्बती समुदाय के लोग हर साल 10 मार्च को राष्ट्रीय विद्रोह दिवस के रूप में मनाकर चीन के खिलाफ रैली निकालते हैं। मसूरी में तिब्बत के 65वें राष्ट्रीय विद्रोह दिवस पर तिब्बतीय समुदाय के लोगों ने चीन के खिलाफ रैली निकाली। मसूरी हैप्पी वैली से शुरू हुई रैली में तिब्बती समुदाय के लोगों ने भाग लेकर तिब्बत की आजादी की मांग की है। तिब्बत समुदाय के लोगों ने बताया कि तिब्बत में रह रहे तिब्बतियों को चीन की दमनकारी नीतियों समेत कई तरह की यातनाओं को सहना भी पड़ा है। ऐसे में अपने देश की आजादी की जंग में विद्रोह करते हुए कई तिब्बती चीनी सेना ने मार दिए हैं। आज उन बलिदानियों को भी तिब्बती समुदाय याद कर रहा है। और हम लोग आज 10 मार्च को यहाँ पे आंदोलन के लिए आए हैं। इसका कारण ये है कि चाइना लोगों ने हमें आज तक आज़ादी के नहीं दिया और आज 66 डे हो गया आज़ादी। हम लोग अपराइजिंग के खिलाफ बोल के, चाइना के खिलाफ बोल के, चाइना लोगों ने पूरे दुनिया में परेशान कर दिया, लेकिन खासकर तिब्बत में हमारे की जो आज़ादी है पूरा छीन लिया। और जो तिब्बती में बचे हैं उन लोगों को तिब्बती स्कूल से निकाल के अपने चाइनीज बोर्डिंग स्कूल में डाल रहे हैं। और जो तिब्बत से आने के लिए जो पहले तिब्बत बहुत आते थे वो सबको बहुत सिक्योरिटी की दिक्कत करके आजकल आने भी बहुत कम हो गया है। इसलिए तिब्बत का जो भारत में अभी शरणार्थी है वो कम होते जा रहा है। और तिब्बत में जो है वो लोगों को चाइना सिखाते तिब्बत की जो मौजूद कल्चर है, जो लैंग्वेज है, सबको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन लोगों को पूरा निकाल रहे हैं, पूरा डैम लगा रहे हैं, सब जगह में परेशान हो के रखा है पूरे देश को। और चाइना लोगों ने कि पहले तिब्बत की आज़ादी थे तब भारत के साथ सुरक्षा था अच्छा से। अब तिब्बत को जब चाइना ने 1959 से पूरी तरह से कब्जा कर लिया, उसके बाद अब भारत के ऊपर भी संकट बढ़ गया है। जैसे कि आप 1962 वॉर में देख सकते हैं, चाइना लोगों ने बहुत युद्ध किया
भरोसे पहले ट्रीटी वगैरह रखा कि हम लोग शांतिपूर्वक रखेगा, लेकिन उसको उल्लंघन करके पूरा आक्रामक कर दिया। उसके बाद गलवान में भी उन लोगों ने अटैक कर दिया, भारत की सेना लोगों को मार दिया, तिब्बत के लोगों को मार दिया। इसलिए हम यहाँ पे झंडा इसलिए उठा रहा है कि तिब्बत को आज़ाद के लिए, तिब्बत की आज़ादी के लिए हम लोग झंडा उठा रहे हैं। यहाँ भारत सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हमारे भारत सरकार से निवेदन है कि तिब्बत लोगों को सहयोग करे सब तरीके से। प्लेटफॉर्म जहाँ पे यूएनओ में बात कर सके तो बात करे, जहाँ पे चाइना लोगों की लीडरशिप से मिलते हैं उन लोगों के हमारे लिए बात करे। हमारे जो तिब्बत के इंस्टीट्यूशन जो भारत के अंदर है उन लोगों को सहायता करे, हम भारत के सरकार से निवेदन करते हैं। आज हमारा वो 1959 से स्टार्ट हुआ है, तो आज 66 ईयर हो गया। तो आज तक हमारा मतलब जो भी है चाइना ने पूरा कब्जा कर रखा है, जो भी मानवाधिकार कुछ नहीं है। और ऊपर से जो भी हमारा आजकल बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको चाइना में नहीं जाके पूरा उसका ब्रेन वॉश कर रहा है कि ताकि हमारा मतलब पूरा क्या कहेंगे उसको, मतलब पूरा नष्ट करते। ये मतलब उनका वो है, क्या कहते हैं उसका मतलब वो है। हाँ, हमारा ये भी मांगे है, वो आज तक हुआ नहीं, अभी कहाँ है कहाँ नहीं, कहाँ है कुछ भी पता नहीं है। अभी वही चाइना का है और कौन। भारत सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? भारत सरकार से हमें बस अपील करना है कि हमारा मतलब जो भी है उनको हमारा। नई टिहरी के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जनता दरबार आयोजित किया गया। इस मौके पर डीएम ने बताया कि 36 से अधिक जन शिकायतें प्राप्त हुई, जिनका समाधान कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए खंड अधिकारी, जिला पंचायत और पंचायत राज अधिकारी को कूड़ा उठाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही जल संस्थान और जल निगम से संबंधित शिकायतों का भी निस्तारण किया गया है। डीएम ने कहा कि आधार सेंटर की जानकारी का प्रचार प्रसार सूचना विभाग करेगा, ताकि आम जनता को लंबी दूरी तय न करनी पड़े और उन्हें सुविधाएं आसानी से मिल सके। अभी तक 36 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें अधिकतर का हमने निस्तारण कर दिया है। उसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई को लेकर समस्त खंड विकास अधिकारियों को, जिला पंचायत को और पंचायती राज अधिकारियों को बताया गया है कि समस्त गांवों से लगातार कचरा उठे और उस कचरे का जिला पंचायत के कॉम्प्रेक्टर से निस्तारण हो। और इसके अतिरिक्त जल संस्थान, जल निगम की जो शिकायतें आई हैं, कुछ जगह जहाँ बिलिंग हुई है, पानी नहीं आ रहा है या फिर पानी आने की जो आपूर्ति है वो नियमित नहीं, उसके बारे में भी डायरेक्शंस दिए गए हैं। और साथ ही हमारे जनपद में जितने भी आधार सेंटर चल रहे हैं उसके बारे में भी आज रिव्यू किया गया है। अभी तक जो हमें सूचना है, जिसमें कि विभिन्न विभागों के माध्यम से 20 आधार सेंटर वर्तमान में कार्यरत हैं, उसकी भी हमने कहा है कि सूचना विभाग उसका प्रचार प्रसार करे, ताकि लोगों को अधिक दूरी तय न करनी पड़े आधार सेंटर। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहें सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।